नमस्कार, स्वागत है आपका 7 बजे की खबरों में। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं राज्यसभा टीवी के दर्शकों को। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले आज दिन भर की खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। योजना आयोग के स्थान पर देश को मिला नया आयोग। सरकार के थिंक टैंक की होगी भूमिका। विपक्ष ने कहा नाम बदलने से फायदा नहीं। बीएसएफ की 13 चौकियों पर पाकिस्तानी सेना की फायरिंग, भारत का करारा जवाब। इस्लामाबाद में उच्चायुक्त को तलब करने पर भारत ने जताया विरोध। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पाकिस्तान सरकार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जकीउर रहमान लखवी को। गैर सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 43 रुपये 50 पैसे होगा सस्ता। विमान ईंधन की कीमत में भी 12.5% की कटौती। एलपीजी सब्सिडी की रकम सीधे खाते में। और दुनिया भर में धूमधाम से हुआ नए साल का स्वागत। रंगारंग और रोशनी से भरे कार्यक्रमों ने बांधा समा। जश्न के दौरान चीन में भगदड़ से 36 लोगों की मौत। और आइए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 65 साल बाद योजना आयोग अब एक नई शक्ल लेने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट करके योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने का ऐलान किया। आयोग के ढांचे में बदलाव के साथ साथ इसके काम करने के तरीके में भी बदलाव की बात कही गई है। 15 अगस्त के अपने वादे को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके तहत देश के विकास में सभी राज्यों को पूरी तरह से तरजीह मिलेगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है कि सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नरों को शामिल किया गया है। इससे देश में सहकारी संघवाद की भावना को बल मिलेगा, प्रबल होगा, ये कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि तमाम राज्यों को जो आशंका थी कि उनको तरजीह नहीं मिलेगी, उसे हल करने की कोशिश की गई है। और आपको ये भी बता दें कि इसका फैसला खुद जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी सरकार की, उसमें किया गया था। 29 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के जरिए इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी थी और प्रधानमंत्री ने पिछले साल यानी 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से जब घोषणा की थी, उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि योजना आयोग को भंग करके एक नई संस्था के निर्माण किया जाएगा। और इसके बाद से कई इस तरह के आयोजन किए गए, मुख्यमंत्रियों को बुलाकर भी एक उनकी राय लेने की कोशिश की गई। और आज प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, यानी 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने अपना इरादा स्पष्ट किया कि विकास की राह पे आगे चलते हुए देश को प्लानिंग कमीशन की जगह वो नीति आयोग देने की पहल कर रहे हैं। और प्लानिंग कमीशन के पूर्व मेंबर रह चुके अरुण मायरा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। मायरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जो प्रधानमंत्री की तरफ से आज घोषणा की गई है नीति आयोग बनाने की, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये नीति आयोग यानी कि जो नया प्लानिंग कमीशन का शक्ल होगा, ये पुराने कमीशन को वाकई ओवरशैडो कर पाएगा? अमिता जी, पहले आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझको तो और उम्मीद है कि इस ऐलान के साथ देश का भी भला होगा। मुझको तो यही लग रहा है। मैंने अभी शाम को ही पढ़े जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से कैबिनेट नोट उन्होंने अभी सब पब्लिश किए हैं कि अगर ये जो नई नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसकी अनाउंस किया है आज, अगर ये काम करे जैसे डिस्क्राइब किया गया है, ये काम करेगी तो देश का बहुत फायदा होगा। ये नोट में लिखा है कि सब मुख्यमंत्री, सब स्टेट के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़कर
देश का विजन बनाएंगे, देश की क्या प्रायोरिटीज़ हैं वो इकट्ठे सोच के सहमत होंगे। तो इससे हमारे देश में जिसमें अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, इस प्रोसेस से हम शायद कोलैबोरेशन कर सकेंगे और सहमत हो सकेंगे, जिसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये बड़ी अच्छी प्लानिंग का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि इस ज़माने में जहाँ बहुत चेंजेस हो रही हैं, बहुत लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और देश में भी अलग अलग स्टेट हैं, प्राइवेट सेक्टर है, हमको ऐसी प्रोसेस चाहिए जिसमें सब लोग एक दूसरे से दूसरी की बात सुनकर सहमत होकर प्लान बना सकें। जी। ये ऐसे प्लान नहीं बन रहे थे हमारे देश में। हमारा प्लानिंग सिस्टम था बहुत पुराना सिस्टम, जिसमें एक बिल्डिंग में काफ़ी एक्सपर्ट जुड़ते थे, अपने आप से बात करके वहाँ से डेटा लेकर देश को प्लान देते थे बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्स में, 1000 पेज की डॉक्यूमेंट्स में कि ये आपके लिए प्लान है, और उसके बाद चेक करते थे कि आप लोग प्लान को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लोग प्लान में जुड़े नहीं थे, और इस जमाने में लोगों को जुड़ना जरूरी है। लेकिन जो स्टेट्स की चिंताएं थी, ये नीति मायरा साहब, जो स्टेट्स की चिंताएं थी कि उनकी भूमिका और उनके इम्पोर्टेंस को इस नए आयोग में कम न कर दिया जाए, क्या उन चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है यहाँ पे? ये हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, उसमें भी सब चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक तो हम कह सकते हैं कि फर्क क्या हुआ, ये जो बॉडी डिस्क्राइब की गई है ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस प्रोसेस से डिस्कशन होगी इस काउंसिल में, उससे ही फर्क होगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कैसे चलता था? प्लानिंग कमीशन प्लान बनाती थी, वो प्लानिंग कमीशन प्लान देती थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, प्राइम मिनिस्टर से की तरफ से मीटिंग होती थी विज्ञान भवन में। ऊपर डायस पे प्राइम मिनिस्टर बैठते थे डिप्टी चेयरमैन के साथ और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, नीचे बैठते थे सब ये चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। पहले ऊपर से भाषण दिया जाता था इनको, इन लोगों को 7-7 मिनट दिए जाते थे और घंटी बजाई जाती थी जब इनका टाइम पूरा हो जाता था। सबसे सुनकर कुछ डिस्कशन नहीं होती थी, फिर ऊपर से कुछ समरी दी जाती थी जो पहले की सोची हुई होती थी। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि हमारी कोई सुनता नहीं है, ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक दूसरे की ख्याल सुने। और तो आपको उम्मीद है कि ये जो प्रक्रिया थी, ये जो प्रोसेस था जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठे होते थे और नीचे स्टेट के सीएम्स बैठे होते थे और उनको एक डायरेक्शन दे दिया जाता था कि आपको इस तरह से काम करना है, वो जो गैप था, वो गैप इसके जरिए दूर हो जाएगा। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात बार बार कहा जा रहा है कि विल द 5-year plans and annual state plans will be retained or scrapped by planning commission with this new planning commission और नीति आयोग, क्या ये होगा? अमृता जी, आपने 2 सवाल पूछे हैं। आपने 2 सवाल पूछे हैं। एक सवाल कि जो पहले हो रहा था कि चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि हमका कोई सुनता नहीं है, हमको बताते जाते हैं। ये मैं कह रहा हूं फिर तभी फर्क होगा जब हम प्रोसेस बदलेंगे। सिर्फ ये कहने से कि सब चीफ मिनिस्टर बॉडी में है और जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में सब थे, उससे कुछ चेंज नहीं होगा। अगर हम प्रोसेस नहीं बदलेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए प्रोसेस के ऊपर बहुत ही ध्यान देना चाहिए और ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए हमको जो ऐसी प्रोसेस को डिजाइन कर सकें और उसको कंडक्ट कर सकें। जी, आप कह रहे हैं बॉडी बदलने से काम नहीं चलेगा, प्रोसेस बदलने की जरूरत है। लेकिन जो दूसरा सवाल मैंने पूछा था, 5-year प्लान और एनुअल स्टेट प्लान्स, वो रिटेन होंगे या नहीं होंगे इस प्लानिंग कमीशन, इस नीति आयोग के जरिए? क्या इसका स्वरूप क्या होगा? वो अभी इस अनाउंसमेंट में वो पूरा क्लैरिफाई नहीं किया गया है, परंतु हमको लग रहा है कि वो नहीं होगा कि 5-year प्लान और एनुअल बजट प्लान प्लानिंग कमीशन की तरफ से नहीं होंगे। हमने सुना कहीं डिस्कशन में कोई कह रहे थे बीजेपी की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जैसे प्लानिंग कमीशन थी हवलदार प्लानिंग कमीशन, वैसी नहीं हमको बॉडी चाहिए। वो हवलदार ऐसे करता था कि ये आपको पैसा दिया गया है, मैंने कहा ये आपका है,
और बस यही है और कुछ नहीं है। प्लान फंड जो कह रहे थे स्टेट्स में, अभी इसके पहले हमारे ज़माने में भी प्लानिंग कमीशन में भी बहुत इस पे ख्याल हुए और रंगाराजन कमेटी हमने अपॉइंट की, प्यारी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की, जिसने कहा रंगाराज कमेटी में कि ये डिस्टिंक्शन प्लान नॉन प्लान की अभी ज़रूरत नहीं है। और रंगाराज कमेटी ने भी यही कहा कि जो बजटिंग है वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को करनी चाहिए और फाइनेंस कमीशन जो है वो पूरी स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल्स तय करते हैं जी। तो प्लानिंग कमीशन के बीच में क्या जरूरत है? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अच्छा हो कि इसे दूर रखा जाए प्लानिंग कमीशन से। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा हो कि एनुअल बजट प्लान हो या 5 ईयर प्लान हो, इसको नीति आयोग के दायरे से दूर रखा जाए। आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल जी। मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि ये प्लानिंग कमीशन को रिफॉर्म करना है, इसको सिस्टम्स रिफॉर्म कमीशन बनना चाहिए, बजट मेकिंग बॉडी नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन ये जो बीजेपी बार बार सहकारी संघवाद के वादे करती रही है, जिसको कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, क्या इस नीति आयोग के जरिए वो अपने वादे को पूरा करती हुई दिख रही है? हालांकि ये सवाल बीजेपी से ज्यादा पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ जो डिस्क्रिप्शन दी गई है ये नीति क्या काम करेगी, वो उससे मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि वह कह रहे हैं कि हम ऐसे काम करेंगे जिससे मैं कह रहा हूँ ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम रियलाइज कर सकेंगे। परंतु मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो प्रोसेस डिजाइन करना है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हम जैसे काम हो रहा था वैसे ही काम करते जाएंगे, फिर लोग कहेंगे ये तो नाम की बात सिर्फ थी, कहने की बात थी, पर ऐसे हुआ नहीं। तो आप वैसे खुश हैं, लेकिन बहुत सारे राजनीति के और पुरानी थॉट के लोगों का ये मानना है कि ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के ज़रिए एक राजनीतिक उद्देश्य साधने की भी कोशिश की जा रही है। नेहरूवियन इंस्टीट्यूशंस जो थे वो भी एक तरह से डिमोलिश करके एक नई संस्था जिसपे अपनी छाप हो, अपनी राजनीतिक छाप हो, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि 65 साल बाद वाकई इसकी ज़रूरत आ गई थी? जी देखिए, मैं अगर जवाहरलाल नेहरू जी अब हमारे पास होते ये 50-60 साल बाद, वो क्या करते? वो बड़े मॉडर्न थे, वो भी दुनिया में क्या हो रहा है ये देखते थे, सोचते थे, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे। शायद वो ही भी कहते कि ये प्लानिंग कमीशन जो मैंने बनाई जवाहरलाल नेहरू ने 50-60 साल पहले, ऐसे नहीं चलनी चाहिए इसको, वही भी कहते। तो क्या बात है, सबको ये देखना चाहिए कि दुनिया में अब क्या हो रहा है, अब क्या ज़रूरत है और अब कैसी इंस्टीट्यूशंस हमको चाहिए। ये नहीं कि ये इंस्टीट्यूशन बनी थी वैसे ही रहनी चाहिए, और अगर कोई कहे कि वैसे नहीं रहनी चाहिए तो हम कहते हैं कि आप किसी का मानना नहीं कर रहे हैं। वो नेहरू जी ने कहा था, आप उनके विरोध हैं? नहीं, नेहरू जी भी कहते जी कि अभी बदलना चाहिए। वो तो मैं कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशन को बदलना है, ये बहुत पुरानी हो गई है, ये आज के ज़माने को सूट नहीं कर रही है। तो मनमोहन सिंह जी कह रहे थे। आप राजनीति को दूर रखते हुए ये मानते हैं कि बदलाव जरूरी था, मगर आप ये भी मानते हैं कि बदलाव के लिए जरूरत इस बात की है कि प्रोसेस पर ज्यादा फोकस किया जाए। अगर सही प्रोसेस अपनाया जाएगा, जो राज्यों की चिंताएं हैं उसे इसके जरिए दूर किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए अरुण मायरा साहब। अरुण मायरा पूर्व प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं और उनकी अपनी राय ये रही है कि इस प्लानिंग कमीशन का जो ढांचा है उसे बदलना चाहिए। आज जिस तरह से सरकार ने घोषणा की है उसके जरिए अब ये स्पष्ट हो गया है कि प्लानिंग कमीशन का ढांचा बिल्कुल 65 साल पुराने प्लानिंग कमीशन से अलग होगा। आइए देखते हैं कि नई शक्ल में जो नीति आयोग आएगा उसका ढांचा किस तरह का होगा और सरकार ने इसके जरिए क्या करने की कोशिश की है विकास की राह में आगे चलने के लिए। योजना आयोग की तरह ही इस नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होंगे। इसमें उपाध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य होंगे, जिसमें 4 सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी शामिल किए जाएंगे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री समय समय पर इसकी बैठक बुलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि जनता की भागीदारी वाला ये आयोग समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि इस नए आयोग में सभी क्षेत्रों के लिए एक ही ढर्रे का दृष्टिकोण नहीं होगा।
29 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के जरिए इसकी स्थापना को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री ने पिछले साल लाल किले की प्राचीर से योजना आयोग को भंग करके नई संस्था के निर्माण की घोषणा की थी। राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर, नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे। हालांकि विपक्ष का मानना है कि आयोग के सिर्फ नाम में बदलाव किया गया है, किसी कार्यक्रम में नहीं। नए वर्ष के पहले दिन देश के साथ इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। योजना आयोग नीति ही तो बनाता था, कोई बंटे तो नहीं खेलता था। नाम बदलने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन ये नीति आयोग का नीति क्या है ये जब तक नहीं जानेंगे ये पता नहीं चलेगा। क्या आम लोगों के लिए यह सनीति होगी या दुर्नीति होगी, अब इसके बारे में जब तक क्लियर ना हो कुछ कहना भी मुश्किल है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब भले ही इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली हो, लेकिन आयोग ने करीब 65 साल तक बेहद महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई हैं। जिस तरह का ढांचा और जिस तरह के काम नीति आयोग को दिए गए हैं, उससे साफ लगता है कि यह महज सलाह देने वाली एक अन्य संस्था के रूप में काम करेगी। पहले वाले योजना आयोग के पास राज्यों को कुछ खास समय पर आर्थिक सहयोग देने के कुछ अधिकार थे, वह भी अब नीति आयोग के पास नहीं रहेंगे। यानी अब सब कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाथ में। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सांबा सेक्टर की 13 सीमा चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से रात भर फायरिंग होती रही। बीएसएफ ने हमले का करारा जवाब दिया है और बुधवार को भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए बीएसएफ ने 4 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया था, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। भारत ने संघर्ष विराम के उल्लंघन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारे जवान पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने में सक्षम हैं। पाकिस्तान ने नए साल के मौके पर भी संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक सांबा सेक्टर में रात भर पाकिस्तानी सेना फायरिंग करती रही। बीएसएफ जवानों ने भी पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, मगर पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान की तरफ से जारी उकसावे की कार्रवाई से भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऐसी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी है। सेना के जवान मुस्तैदी से भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि भारत की सीमाओं पर आंख उठाकर देखने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। और यदि कोई आंख उठाकर भारत की सीमाओं की ओर देखने की जरूरत करेगा तो मैं समझता हूं कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अथवा हमारे सेना के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। Pakistan doesn't like to stay quiet even on the New Year day. रात को 12:30 बजे भी फायरिंग चालू कर दी और doesn't seems to learn lessons. इससे पहले 31 दिसंबर को सांबा सेक्टर की रीगल चौकी पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था, जिसके बाद बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया। तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने सफेद झंडा दिखाते हुए बीएसएफ से गोलीबारी रोकने की अपील की। इस पर बीएसएफ ने गोलीबारी रोक दी थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया और बीती रात फिर गोलीबारी शुरू कर दी। राजनीतिक दलों ने भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन की निंदा की है। जिस प्रकार से बीएसएफ के जवान रिटेलिएट कर रहे हैं, आज से पहले कभी भी ऐसा रिटेलिएशन नहीं हुआ। पाकिस्तान को ध्यान रखना चाहिए कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। पाकिस्तान जो कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरा काम है, बंद होना चाहिए। सीज फायर मस्ट बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। लगातार सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान करता चला आ रहा है। जब से नई सरकार बनी है हमारे देश में और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पाकिस्तान ज्यादा एक्टिव है। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार से 50 से 60 आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए फायरिंग की थी। जानकार भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये हमारे खुफिया तंत्र की कमी का भी नतीजा है।
इस समय हमारा कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर भी वितरित है, अलग अलग फोर्सेस बॉर्डर पे है, हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग करेक्ट नहीं है, अभी भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले 3 दिन में पाकिस्तानी सेना ने तीसरी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। वहीं पिछले 8 दिनों में ये सीज फायर उल्लंघन की 7वीं घटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लखवी को कैद में रखने का पाकिस्तान सरकार का फैसला निलंबित कर दिया था। हालांकि ये भी खबरें हैं कि लखवी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 26/11 के मुंबई हमले के गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी की जेल से रिहाई के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लखवी को इस मामले में 18 दिसंबर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई थी, लेकिन लखवी को रिहाई से पहले मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी MPO के तहत हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकार का आदेश निलंबित कर दिया था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी की जमानत पर भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब करके कड़ा ऐतराज जताया था। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में भी लखवी की जमानत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। लखवी को 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों के बाद उसी साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 25 नवंबर 2009 को उसे 6 दूसरे लोगों के साथ आरोपी बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ चुनावी राजनीतिक खबरें। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। हालांकि अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले सूची जारी कर दी है। दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर योगानंद शास्त्री का टिकट काटकर सतबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे 24 नाम हैं जिनको लेकर आम सहमति बनी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से और कांग्रेस विधायक दल के नेता हारून यूसुफ को बल्ली मारान से और पूर्व मंत्री डॉक्टर AK वालिया को लक्ष्मी नगर सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। हाल ही में JDU से कांग्रेस में आए शोएब इकबाल को भी मटिया महल सीट से उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। ये पहला मौका है जब कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव का ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में 70 में से महज 8 सीटें हासिल हो सकी थीं। इस वक्त स्क्रीनिंग कमेटी ने सोचा कि जो क्लियर हैं उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिसमें अपना काम शुरू कर दें अपनी अपनी जगह पर। उन सबको मैं इस वक्त तो मुबारकबाद देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि जीत कर आए। गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर अब सस्ते हो गए हैं। दिल्ली में LPG की कीमत 752 रुपये से घटकर 708 रुपये हो गई है। ये कटौती देश भर में प्रति सिलेंडर 43 रुपये 50 पैसे की दर से की गई है। गैस दरों में ये कटौती अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से हुई है। अगस्त 2014 से अब तक गैस की कीमतों में 5 बार कटौती की जा चुकी है। इससे गैस की कीमतें 217 रुपये तक घटकर 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। यही नहीं, आज से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत भी हो गई है। अब उपभोक्ताओं को मिलने वाली LPG सब्सिडी की रकम सीधे उनके खातों में जाया करेगी, यानी जमा होगी। दूसरी तरफ विमान में भरे जाने वाले ईंधन की कीमतों में भी 12.5% की कटौती की गई है। दिल्ली में ATF की कीमत में 7,520 रुपये प्रति किलोलीटर की कटौती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं और बधाई दी। ट्विटर के जरिए दिए गए उनके संदेश में उन्होंने सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी, भेंट की। तो नई उम्मीदों के साथ भारत समेत दुनिया भर में 2015 का शानदार स्वागत किया गया। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत देश के सभी शहरों में लोगों ने अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत किया। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का शानदार तरीके से आगाज हुआ। इसके अलावा सिडनी, लंदन, न्यूयॉर्क समेत दुनिया के अलग अलग शहरों में लोगों ने जश्न मनाया और आतिशबाजी की और इस तरह से नए साल का स्वागत किया। और इसी के साथ आपको छोड़ जाते हैं देश भर में, दुनिया भर में किस तरह से नए साल का स्वागत हो रहा है उसकी कुछ बेहतरीन तस्वीरों के साथ।